गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स और एमसीक्यू की सीरीज में 30th ऑफ जून के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। आई होप जो भी आप एमसीक्यूज एवरीडे बेसिस पे कर रहे हैं वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो रही होगी। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताया भी है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है। नेवरदलेस आप जो आपके मार्क्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करिए। जो मार्किंग स्कीम है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज 8 to 10 एमसीक्यूज जो आपके ठीक होते हैं तो उसमें एक्सलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। देखिए, अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है ना तो आपको मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 55% में या इवन 50% में भी प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें यू आर नॉट सो श्योर कि आपका एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। जब आपका स्कोर 60% या इससे ऊपर रहता है तो आपको एक श्योरिटी होती है प्रीलिम्स देने के बाद कि मेंस तो आप लिखने जा ही रहे हैं, और इसी वजह से जो वो 3 महीने का आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप अपर टू ब्रैकेट्स में आइए, ताकि जो यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे स्कोर करते हैं प्रीलिम्स के अंदर जाकर भी मोर देन इक्वल टू 60% आपका स्कोर रहे। नीचे का जो ब्रैकेट होता है इसे डेंजर जोन कहते हैं और आपको इससे ऊपर के ब्रैकेट्स में आना है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में है। ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट टीबी बाय 2030। इंडिया जो है वो कहता है कि टीबी जो है हम 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे। डब्ल्यूएचओ जो है उसका टारगेट भी 2030 है, ये भी हो सकता है। गुजरात इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर टीबी कंट्रोल। तो अगर हम स्टेट इंडेक्स की बात करें उसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट गुजरात है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें, इंडिया का जो टारगेट है वो एडवांस चलता है किससे, डब्ल्यूएचओ से। तो हम ये कहते हैं कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। 2030 तक डब्ल्यूएचओ ने अपनी जो टारगेट्स हैं उसको रखे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो टारगेट है वो डब्ल्यूएचओ से एडवांस चल रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड इवन दो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं कि स्टेट्स किस किसने टॉप किया। अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो उसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम यूटीज़ की बात करते हैं तो उसमें दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि टीबी को लेकर ये कि इन तीनों में से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि ट्यूबरक्लोसिस से एसोसिएट करता है। क्या निक्षय पोषण योजना जो है ये पोषण होगा यहाँ पे। तो निक्षय पोषण योजना जो है क्या इससे एसोसिएट करती है, सक्षम प्रोजेक्ट, निक्षय इकोसिस्टम। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ट्यूबरोक्लोसिस से ये तीनों ही प्रोग्राम जो है वो एसोसिएट करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये प्रोग्राम्स हैं क्या वो देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो बेसिकली आपका पहला है निक्षय पोषण योजना जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा किसको, टीबी पेशेंट्स को, ताकि वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख सके। ध्यान रखिएगा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं कि निक्षय पोषण योजना के अंदर ये पर्टिकुलर फैक्टर है कि नहीं है या किससे एसोसिएट करता है। इसी तरीके से एक सक्षम प्रोजेक्ट है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट है जो कि साइको सोशल काउंसलिंग जो है वो टीबी पेशेंट्स को देता है। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी डिसीज़ कोई ऐसी होती है, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो, तो वहाँ पे अगर काउंसलिंग दी जाती है तो पेशेंट की रिकवरी जो होती है, एटलीस्ट जो साइकोलॉजिकल रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट, निक्षय इकोसिस्टम जो है इसके अंदर एक तरीके से पोर्टल बनाया जाएगा जो कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट्स की उनको रखा जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर किया जाएगा। और ये जो रहेगा मॉनिटरिंग का पूरा मैकेनिज्म ये थ्रू आउट द कंट्री रहेगा। तो बेसिकली नेशनल टीबी इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप इसे मान सकते हैं, विच इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू मैनेज इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टीबी पेशेंट्स। तो टीबी पेशेंट्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनकी जो आपका निक्षय इकोसिस्टम है इसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो था वो तीनों ही जो प्रोग्राम्स से टीबी से एसोसिएट करते हैं। और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निक्षय इकोसिस्टम क्या है और निक्षय पोषण योजना क्या है और सक्षम प्रोजेक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी हमारा जो टारगेट है वो 2025 है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि शिशु लोन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है। शिशु लोन अकाउंट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड अ 5% इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर सच अकाउंट्स। तो शिशु अकाउंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी 5% की एक सब्सिडी को अप्रूव किया है, हो सकता है। द अकाउंट्स आर अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो अकाउंट्स है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आते हैं, हो सकता है। शिशु इज कवरिंग लोन अबव ₹2 लाख टू 5 लाख। तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो लोन होता है वो शिशु स्कीम के अंडर में कवर होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
चलिए, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 3 तरीके के यहाँ पे कैटेगराइजेशन होते हैं, जो कि है शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु, किशोर एंड तरुण के अंदर क्वेश्चंस जो हैं इसमें प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप से लेके बात होती है, लोन के लिए बात होती है कि किस तरीके से जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको लोन देकर उनके बिजनेस को फ्लॉरिश किया जा सकता है। तो शिशु के अंदर जो लोन है यहाँ पे अप टू 50,000 का रहता है, किशोर के अंदर 50,000 टू 5 लाख का और तरुण के अंदर 5 लाख टू 10 लाख का। तो ये जो कैटेगरीज हैं और इसकी जो फिगर्स हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडी की बात करी जाए तो यस, इंटरेस्ट सब्सिडी की बात जो है वो हुई है और गवर्नमेंट ने अभी इसे रिसेंटली अप्रूव किया है, बट दैट नंबर इज 2%। तो यहाँ पे 5% नहीं 2% जो सब्सिडी है उसको अप्रूव किया गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये तीनों ही अकाउंट्स इंक्लूडिंग शिशु, किशोर, तरुण जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर आते हैं। और यहाँ पर जो कवरेज है, कवरेज शिशु के अंदर हमने पढ़ी थी, दैट इज नॉट 2 लाख टू 5 लाख, इट इज जस्ट 50,000। तो तीसरी स्टेटमेंट और पहली स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 इज रिलीज्ड बाय। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसको कौन लेके आता है ये बताना है आपको। क्या ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल लेके आती है, UNGA, MHRD, यूनेस्को? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसके पूरे बैकग्राउंड को भी देखेंगे और रैंकिंग को भी देखेंगे। चलिए देखिए, कोविड-19 के टाइम में आपको पता है जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी हद तक बंद हैं यहाँ पर, और कोविड-19 की वजह से ही रिपोर्ट ने बताया कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं एजुकेशन के अंदर वो इंक्रीज़ हुई हैं और अराउंड 95% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर आउट ऑफ द स्कूल। ये जो डेटा है ये रिलीज़ किया गया है। अगर बात करें जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके आती है, देखिए MHRD तो आप वैसे ही हटा सकते हैं बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल रिपोर्ट है ये। तो MHRD जो होगी वो यूजुअली इंडिया से रिलेटेड ही जो रिपोर्ट होगी वो निकालेगी। अब बाकी आते हैं A, B एंड D। तो यहाँ पे हमारा आंसर है D। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एजुकेशन से जो लिंक होता है इसी वजह से D विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो OBC सब कैटेगराइजेशन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। पूछ रहा है कि इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज हेडेड बाय जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो OBC सब कैटेगराइजेशन कमीशन जो है उसको जस्टिस रोहिणी कमीशन भी कहते हैं, उसके द्वारा वो हेड करी जाती है। आर्टिकल 340 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 जो है वो देखता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन कैसे होगा, कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो कंडीशंस है उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। It had been constituted to complete the task of sub-categorization of 5,000 odd caste in the central OBC list। तो जो 5,000 odd caste है सब कैटेगराइजेशन इसका देखना सेंट्रल लिस्ट के अंदर, ये बेसिक काम है इस पर्टिकुलर कमीशन का। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, 2015 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसने रेकमेंड किया था कि ABC शुड बी कैटेगराइज इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो बेसिकली सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए OBC के अंदर, बिकॉज कुछ ऐसे इसके अंदर कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि एफ्लुएंट हो, जिनको जो बेसिकली जो रिजर्वेशन के जो फ्रूट्स देने थे उन्होंने उसका बेनिफिट ले लिया, और कुछ ऐसी सब कैटेगरीज होंगी OBC के अंदर जो वो बेनिफिट्स नहीं ले पाई होंगी। तो इसी वजह से सब कैटेगराइजेशन के ऊपर ये पूरा टॉपिक जो था वो डिस्कस किया गया था। 2015 के अंदर एक कमीशन बनाई गई थी जिसको जस्टिस रोहिणी जो थे वो हेड कर रहे थे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 340 ही बात करता है जिसके अंदर वेरियस जो कंडीशंस होती हैं बैकवर्ड क्लासेस को लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो ये भी ठीक है। और इसमें जो बेसिक टास्क यही दिया गया है कि 5,000 जो ऑड कास्ट हैं OBC के अंदर उसको इन 3 कैटेगरीज में कैसे आप सब कैटेगराइज करेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। तो किसके डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर इनको डाला गया, किसको? अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। क्या RBI के अंदर डाला गया है, नाबार्ड में, SBI, नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा कि जो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको RBI के अंडर डाला जाएगा। तो A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्सक्लूसिव सुपरविजन रहेगा RBI का। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये RBI और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोनों के द्वारा हेड किए जाते थे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली देखा गया कि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ जो थी वो निकल के आ रही थी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, जिसमें से एक फेमस जो स्कैम था विच वॉज फ्रॉम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 2019 के अंदर वो निकल के आया। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि अगर इसे RBI के अंदर उसके डायरेक्ट सुपरविजन में डाला जाता है तो इस तरीके की जो इरेगुलरिटीज़ हैं और जो स्कैम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, A इज़ द करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इन स्पेस के बारे में क्वेश्चन है। इन स्पेस को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट इंटरफेस बिटवीन इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के साथ एक तरीके से सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस रहेगा ये। इट विल ऑल्सो हैंड होल्ड, प्रमोट एंड गाइड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज थ्रू एनकरेजिंग पॉलिसीज एंड फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरमेंट। तो एक तरीके से प्राइवेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो स्पेस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनके लिए ये पूरा का पूरा एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। इट वुड बी सेटअप टू स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स और नॉन गवर्नमेंट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स। तो नॉन गवर्नमेंट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनको लाने में ये भी पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट करने में स्ट्रेंथन करेगा, हेल्प करेगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इन स्पेस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जो स्पेस एरिना में आना चाहते हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इसको बनाया गया है। दिस इज ए वन पॉइंट सेंटर जो कि इसरो से कोऑर्डिनेट करेगा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, एक तरीके से पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि जो नॉन गवर्नमेंट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्पेस सेक्टर के अंदर आ सकें, पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जा सके और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो ताकि उनको जो यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसको वो फेस ना करनी पड़े। जैसे आपको पता है कि यूएस के अंदर स्पेस एक्स है जो इलॉन मस्क का पूरा प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो ए प्राइवेट एंटिटी, लेकिन वो काफ़ी हेल्प करती है नासा की इन वेरियस एरीनाज। उसी तरीके से कुछ इंडिया में भी बनाने की कोशिश करी गई है। इसके लिए एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होगा वो फ्री अगर थोड़ा सा रहता है उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं स्पेस एरिना के अंदर वो इसमें एंटर कर पाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पहली स्टेटमेंट कहती है NSIL इज अ सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक CPSE है, हो सकता है NSIL जो एक CPSE हो। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आती है और 2019 में इसे बनाया था, ये भी हो सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली NSIL जो कि एक CPSE है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये बेसिकली इसरो का एक कमर्शियल आर्म माना जाता है जो कि किस तरीके से पूरी स्पेस एक्टिविटीज़ को कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ट्रांसम्यूट किया जाए उसके अंदर पूरा योगदान देता है। 2019 में इसको बनाया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, इट इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ये ध्यान रखिएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं। पहली कहती है सीबेट 2030 इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन किसके बीच में, निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस, हो सकता है। It was launched at the United Nations Ocean Conference in June 2017 and is aligned with UN's Sustainable Development Goal number 13। तो लॉन्च कब किया गया था इसे, जून 2017 के अंदर, और SDG 13 के साथ ये अलाइन करता है। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस इंटेंडेड टू बी ए गेम चेंजर इन रिवर्सिंग द डिक्लाइन इन द हेल्थ ऑफ द ओशन फॉर पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो हमारी ओशंस की हेल्थ जो कि किसको इफेक्ट कर रही है, पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी को, वो जो खराब हो रही है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको चलाया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सीबेट 2030 की बात करें तो यस, जापान जो निप्पॉन फाउंडेशन है और जो जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन है, ये इसका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का ये इंटेंशन है कि जो पूरा का पूरा हमारे ओशंस जो है वो खराब हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स किया जा सके ताकि उनको क्लीन किया जा सके। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। लॉन्च किसने किया था, लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जून 2017 में ही किया था, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो अलाइनमेंट है दैट इज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 ना कि 13। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि हमने मैप करना है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ओशन को मैप किया जा चुका है, और बाकी जो है वो हम सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के अंदर, जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है सीबेट 2030, इसके अंदर बाकी के ओशन को भी हम मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है दैट इज कंसर्निंग टू लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो वो लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि जनरल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस GEBCO के बारे में है। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है ज़ेप्को इज़ द ओनली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मैंडेट टू मैप द एंटायर ओशन फ्लोर। तो एक अपने आप में एक ओनली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे के पूरे जो ओशन फ्लोर है उसको मैप करेगा, और उसका मैंडेट इसको मिला हुआ है, हो सकता है।
It traces its origin to Zepco chart series initiated in 1903 by Prince Albert I of Monaco. तो यहाँ पे जो बेसिकली जो इसका इनिशिएशन किया गया था वो 1903 में किया गया था बाय प्रिंस एल्बर्ट ऑफ मोनाको, ये भी हो सकता है. देन इट ऑपरेट्स अंडर UNGA, ये UNGA के अंडर में काम करता है. सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं. चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में. जेप्को के बारे में बात करें तो यस, ये अपने आप में एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंडेट मिला है कि उसको पूरी की पूरी ओशन फ्लोर को मैप करना. तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक. और इसकी जो स्टार्ट हुई थी, अगर हम ट्रेसेस देखें इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये पूरे मैपिंग का है 1903 में बाय प्रिंस एल्बर्ट द फर्स्ट ऑफ मोनाको. तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है. अगर बात करी जाए कि किसके अंडर में ये ऑपरेट करता है, सो इट ऑपरेट्स अंडर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल या फिर इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को. तो IHO और IOC ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनेस्को के अंडर आते हैं और इसके अंडर में ही पूरा काम किया जाता है. सो UNGA इज़ इनकरेक्ट. आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे B, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है. अब जो रिवीजन है इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, और इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको रिवीजन ज़रूर करना है इसका, ताकि जो भी आपके मिस्टेक्स हुई, इवन दो आपने 2/10 आपका स्कोर रहा हो, जो 8 क्वेश्चन आपके गलत हैं वो रिवीजन के बाद ही आपके करेक्ट होंगे, अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है, तो एलिमिनेशन करने में वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी. चलिए रिवीजन करते हैं. तो सबसे पहले हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखा था. हमारा जो टारगेट है वो 2025 का है, 2030 का टारगेट WHO का है. गुजरात ने टॉप किया है, फिर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, दमन एंड दीव है, दादरा एंड नगर हवेली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. इसके बाद हमने टीबी के बारे में देखा था. तीनों के तीनों प्रोजेक्ट, निक्षेप पोषण योजना हो, सक्षम प्रोजेक्ट हो, इकोसिस्टम हो, तीनों ही किससे एसोसिएट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से एसोसिएट करते हैं. फिर हमने शिशु लोन के बारे में देखा था. 50,000 तक का लोन मिलता है, 2% की सब्सिडी इसमें दी जा रही है. अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, शिशु 50,000, किशोर 50,000 से 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख. फिर हमने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में देखा था. यूनेस्को इसको लेकर आता है और अभी देखा गया कि 91% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के बाहर रहे हैं और कोविड की वजह से इनइक्वालिटी एजुकेशन के अंदर बढ़ी है. ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के अंदर देखा, आर्टिकल 340 जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है. जस्टिस रोहिणी कमीशन इसके अंदर बनाई गई थी ताकि 5,000 कास्ट जो ओड कास्ट है उनको कैटेगराइज किया जा सके. देन इसके बाद हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है इसने बेसिकली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे वो किसके अंडर आएंगे, RBI के अंदर. पहले रजिस्ट्रार और RBI दोनों ही इसको देखते थे, लेकिन कुछ रेगुलरिटीज़ थी, उसकी वजह से अभी हमने ये RBI के अंडर में दिया. फिर इन स्पेस जो है बेसिकली प्राइवेट जो सेटअप्स होंगे उसको लाने में हेल्प करेगा. इसरो के साथ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह ये बना रहेगा, जैसे SpaceX है USA के अंदर, उस तरीके से हम कोशिश करें कि एक प्राइवेट सेटअप जो है इंडिया में भी स्टार्ट किया जा सके, जो कि इसरो के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले. फिर देन हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करी. ये CPSE है जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की. देन हमने देखा था ओशन के बारे में, सीबे 2030, जिसमें हम मैप कर रहे हैं ओशन फ्लोर्स को. 1/5 जो ओशन फ्लोर है वो मैप हो चुका है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो है उससे ये एसोसिएट करता है. फिर हमने देखा था जनरल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन के बारे में. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा मैंडेट मिला हुआ है इसको जो ओशन फ्लोर को मैप करने का है. और ये जो मैपिंग थी 1903 में स्टार्ट करी गई थी और अभी ये जो है IHO और IOC के अंडर में आता है. तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें फ्री मॉक टेस्ट को आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देख सकते हैं. जो भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा. अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन. और कोशिश करिए कि 60% से ऊपर ही आपका मार्क्स रहे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे. नीचे के अगर ब्रैकेट में मार्क्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है. और अगर एवरीडे बेसिस पे यहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस एरिया में आपसे गलती हो रही है. क्या क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक हो रही है, या फिर क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, रीज़न क्या है वो रीज़न फाइंड आउट करिएगा. वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो भी अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं. कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.